हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हम करने वाले थे हमारी किताबें अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी हम व्याकरण करने वाले हैं। व्याकरण के हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे जनसंचार और माध्यम जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विविधता आयाम, डायरी लेखन और कथा पटकथा और दृश्य लेखन, है ना। और कार्य लेखन और प्रक्रिया, कार्य लेखन प्रक्रिया जिसके अंदर प्रतिवेदन, प्रेस, विज्ञापन, स्फीत लेखन और परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त लेखन और औपचारिक पत्र हमारा सातवां टॉपिक। और ये हमारा है शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोग और विविधता का परिचय। तो जैसे कि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा करीब है और ये सारे टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, हर बार आते हैं व्याकरण में से, तो इसको हम जल्दी करते हैं। सो हमारा जो पहला टॉपिक है कथा और पटकथा, ये होता क्या है। तो संमरणीय बिंदु के आधार पर हम इसे समझेंगे पटकथा और कथा होता क्या है। पटकथा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो पट और दूसरा कथा। जो पट का अर्थ है वो उसका मतलब होता है पर्दा, और जो कथा का अर्थ है उसका मतलब होता है कहानी। जो छोटे यानी दूरदर्शन या बड़े पर्दे या फिल्म किसी पर भी दिखाई जाए वो पटकथा कहलाती है। फिल्म व टीवी, देखो लिखा है फिल्म व टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में इसे भी स्क्रीन प्ले कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले। ठीक है। पटकथा लेखन पत्रकार और साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय लेखन में लिखा है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली लिखी गई कथा है। यानी जो लिखी गई कथा होती है और जो बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है वी कॉल्ड पटकथा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले, है ना। जहाँ पर शूट वगैरह चलता है आपने देखा होगा, स्क्रीन प्ले हम उसे कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पे। पटकथा के स्रोत क्या है। अब हमारे पास सबूत क्या है पटकथा के। पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहला कथा का चयन किया जाता है। कथा का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, चुना जाता है। ये कथा हमारी ज़िंदगी को घटना, इतिहास अथवा किसी सच्चे किस्से या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित होता है। आपने कई सारी कहानियों किस्से सुने होंगे, जैसे कि कई मूवीज़ होती हैं, वो क्या होते हैं? सच्चे घटना पर आधारित होती है, जो कि हमें कोई मैसेज भी देती है ना, कि बुरे काम मत करो या एनवायरनमेंट को बचाओ। उसके ऊपर भी कई मूवीज़ होती हैं जो हमें सच्चाई पर आधारित होती है ना। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ओके, हम चलते हैं पटकथा की संरचना। अब जो पटकथा है इसकी संरचना कैसे की जाती है? अंग्रेजी शब्द में स्क्रीन प्ले पटकथा के निम्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? निम्न अंग होते हैं। अब कौन कौन से निम्न अंग देखते हैं यहाँ पर। पहले पत्र नायक प्रतिनायक होता है। अब जो पात्र है उसमें नायक और प्रतिनायक होते हैं, यानी नायक आप कह लो कि हीरो, और भी प्रतिनायक यानी साइड रोल एक्टर्स या हीरोइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें द्वंद्व, टकराहट और समाधान होता है। अब ये वो सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट में, कहानी में लिखी जाती है, यानी आप कह लो कि डायलॉग्स, टकराहट वाले डायलॉग्स, उसमें समाधान क्या होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें होती है। इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं। जैसे कि आपने कोई मूवी या कोई सीरीज़ देखी होगी तो उसमें एक ही लोकेशन को नहीं दिखाया जाता है, अलग अलग घटना स्थल पर जाया जाता है, शूट किया जाता है ना। अब इसमें दृश्य भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, दृश्य सिनेरियो बनाया जाता है, पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, दृश्य बनाया जाता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या है? नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, है ना। नाटक के जो दृश्य हैं वो लंबे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे नाटक हैं, जैसे कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, भाभी जी घर पर है, ये सारे नाटक होते हैं। और पहले भी नाटक लिखे जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। अब फिल्म आपने देखी होगी जो कि 2 से 3 घंटे की सिर्फ होती है ना। मैक्सिमम मूवी इंडियन 4 घंटे की जाती है, या फिर 3 घंटे या 2 घंटे की। लेकिन जो नाटक होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। नाटक के घटना स्थल सीमित होते हैं। हाँ, अब जैसे कि आपने भाभी जी में देखा होगा, या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनका गोकुल धाम सोसाइटी होती है, उनका जो घटना स्थल है वो सीमित है, यानी एक ही होता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाते। लेकिन जो ये फिल्म है उसके जो असीमित है, यानी कहीं भी जगह शूट करा जाता है, एरिया को डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर शूट किया जाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। नाटक एक सजीव कला का माध्यम है। नाटक एक सजीव कला का माध्यम है। नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है। फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। अब फिल्म में क्या है? विकास क्या है? कई प्रकार से होता है ना।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्लैशबैक, है ना। फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। अब आपने जैसे केजीएफ या बाहुबली देखी होगी मूवी, तो उसमें क्या फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक का अर्थ ये होता है कि पीछे की बीती हुई चीज़ें उसमें दिखाया जाता है, जिससे कि सस्पेंस क्रिएट होता है, मज़ा आता है देखने में। फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। अब आपने जैसे इंग्लिश की एक मूवी इंस्टाटेलर, उसमें देखी होगी, भविष्य की चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आज से आगे क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक मूवी जैसे हम कहते हैं, है ना। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियां का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना ज़रूरी है। पटकथा का मूल इकाई दृश्य, अब जब मूल इकाई क्या है, वर्तमान काल। जो भी हम चीज़ बनाते हैं, उसका जो मेन चीज़ हमारा होता है वो वर्तमान में होता है, यानी प्रेजेंट वे में। लेकिन हम जो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दिखाते हैं वो सस्पेंस क्रिएट और चीज़ों को बढ़िया करने के लिए हम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये जो है पटकथा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दृश्य लेखन पे, कि दृश्य लेखन कैसे किया जाता है। दी गई स्थिति घटना के आधार पर दृश्य लेखन हमारा किया जाता है। अब इसका भी विचारणीय बातें को हम देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो इसका है, विद्यार्थी दृश्य लेखन को की गंभीरता को समझे, क्योंकि अपने विचार, भावों व कल्पना को अभिव्यक्त करने, अरे क्या आ गए, हाँ, करने का सशक्त माध्यम है। दृश्य लेखन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों पर ध्यान करने की आवश्यकता होती है दृश्य लेखन में, अब हम देखते हैं। पहला, दृश्य लेखन की शब्द सीमा 100 से 150 होनी चाहिए। जैसे कि आप देख लो, समझ लो इस चीज़ को, कि जब भी आए तो उसका जो लिमिट है 100 से 150 होती है। दृश्य लेखन प्रभावशाली होना चाहिए, कुछ एक्सपेंसिव, कुछ थोड़ा बढ़िया होना चाहिए कि जो चीज़ सही लगे, प्रभावशाली होना चाहिए, दम होना चाहिए। घटना या स्थिति में निहित भाव को समझकर लिखे। अब जब भी कोई दृश्य लेखन लिख रहा है, घटना को, स्थिति को, समय को, टाइम को निर्धारित करके सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। भाव अभिव्यक्ति का कर्मबद्ध हो। अब उसमें भाव यानी फीलिंग्स, है ना, फीलिंग से कर्मबद्ध में हो, कि हाँ दिखाया जा रहा है कि पहले सैड, फिर देन एकदम से चीज़ें बदले ना, कर्मबद्ध में सारी चीज़ें हो। अब बिंब का अर्थ, अब इसमें बिंब भी होना चाहिए। अब बिंब का अर्थ क्या है, अनुभूति, इसलिए दृश्य लेखन में बिंब की प्रधानता होनी चाहिए। इंद्रिया बोध जागृत होना चाहिए, जैसे कि हम देखा इंद्रियां होती है, तो उसका बोध क्या, जागृत होना चाहिए। दृश्य लेखन में सभी 5 इंद्रियों का बोध, अब जैसे कि आपने देखा होगा 5 सेंसेस होते हैं हमारे अंदर, जैसे इंद्रियां भी कहते हैं, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, है ना, तो उनका जागृत होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए व्यक्ति को, कि व्यक्ति रिलेट करे सारी चीज़ों से, है ना। दृश्य लेखन वर्तमान काल में होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो दृश्य लेखन है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो दृश्य लेखन है, इसका महत्व क्या है। अनुभूति संवेदनशील का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, है ना, विचारों व भावों को एक सूत्र में पिरोकर लेखन क्षमता का विकास, भाव को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने की कला का विकास। अब इसमें क्या, अनुभूति संवेदनशील का विकास होना चाहिए, कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए, विचारों की बात की होनी चाहिए, और भाव को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने की कला का विकास। अब किसी भी आप मूवी में देखो, जो कोई एक्टर एक्ट करता है ना, कोई एक्टर है एक्ट कर रहा है, अगर वो एक्टिंग में भाव नहीं ला रहा है, उसको रोना नहीं आ रहा है, उसको चीज़ें मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा चीज़ें, तो उसमें जान नहीं होती। तो इसी चीज़ की बात की जा रही, स्वतंत्रता पूर्व अभिव्यक्ति का कला का विकास होना चाहिए, दिखनी चाहिए चीज़ें। जैसे कि हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, आप क्या कहते हैं दृश्य लेखन। अब हम चलते हैं हमारे प्रतिवेदन पर, है ना। प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन देखते हैं। इसके समरणीय बिंदु हैं। प्रतिवेदन शब्द का प्रति, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। प्रतिवेदन शब्द का प्रति उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। किससे बना है, उपसर्ग जो लास्ट में लगता है, देखा होगा आपने, सुना होगा, करा होगा कभी, और विद धातु के योग से बनता है। इसका अर्थ साम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय, अनुभव से मुक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखन झोंका है, लेखा झोंका है ना। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्रतिवेदन है हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जब सरकार किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेश अनुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाए और उसे औपचारिक प्रतिवेदन तैयार किया जाए, या उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, औपचारिक प्रतिवेदन, जो सरकार औपचारिक रूप से लागू करता है, यानी तैयार करता है। इसका वास्तविक
और तथात्मक होना अनिवार्य है। अनौपचारिक प्रतिवेदन किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष है। क्या है? किसी व्यक्ति का विशेष अध्ययन और निष्कर्ष से होता है। समाचार पत्र इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं। इसे अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं हम। ठीक है, इसमें है क्या, एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है, अब ठीक है, ये बार बार ऊपर आ जाता है ना तो दिक्कत होती है। प्रतिवेदन लेखन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रतिवेदन जब आप लिख रहे हो कुछ चीज़ों की ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला क्या, रूपरेखा पहले बनानी चाहिए। रूपरेखा सारी चीज़ आपको पहले से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। दूसरा, तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा। विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन करना होगा एक साइड, और विशेष केंद्रित अध्ययन, है ना, विशेष रूप से आपको केंद्रित अध्ययन करना है उस पर। और विचारों की प्रामाणिकता और सही निर्णय लेना पड़ेगा। और अनावश्यक विस्तार से बचना पड़ेगा, है ना, कि जो गलत कोई विस्तार ना हो। बोधात्मक प्रश्न क्या है अब इसमें? देखो कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। पहला तो ये आ जाएगा इसमें, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन के संदर्भ में निष्कर्ष से क्या अभिप्राय है ना। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने पड़ेंगे, मतलब देने हैं इसमें। तो इसमें चौथा है, एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, जो कि पहला हमारा सवाल था, उसका अब आंसर देखते हैं। विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया। अब सवाल क्या कहना चाहते हैं कि विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति का ध्यान रखते हुए जो हमारा प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, उसने एक समिति का गठन किया। जांच एवं अध्ययन के पश्चात समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर पे हम अब चलते हैं। विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए 1 अगस्त 2024 को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम सिंह जी ने समिति का गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। इस तरीके से आपको आंसर मेकिंग करनी है, आंसर आपको बनाना है। इसमें अपनी चीज़ें, श्रीमती दीपा पांडे शिक्षाविद एवं सचिव है। श्रीमती कांता वरिष्ठ शिक्षिका एवं हिंदी सदस्य है। अब इसमें क्या है, ये सारे जो टीचर्स हैं, ये सारी जो ड्यूटी इन्हें दी गई है, उन लोगों के नाम को इधर डिफाइन किया गया है कि किसका कार्य क्या है। जैसे श्री अरुण कुमार जी हैं, ये शारीरिक शिक्षा के सदस्य हैं, है ना। अब जो समिति बनाई गई है, समिति के आधार पर लोगों को आपको निर्धारित करना है कि किसका कार्य क्या होगा, है ना। संतोष कुमार जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक गणित के सदस्य हैं। अब समिति ने इस दिशा के अध्ययन किया कि वर्तमान में विद्यालय का विकास एवं उन्नति की गति से नहीं हो रही जैसा अपेक्षित थी। अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के कार्य स्थिति को सुधार सकता है। अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर कि विद्यालय में मूलभूत सुविधा तथा पीने का पानी, स्वच्छ जल इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाए। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा प्रावधान है, परंतु शिक्षकों की कमी है ना, उसे अवरुद्ध किया जाए, उसकी पूर्ति की जाए, अतः शीघ्र अतिशीघ्र कंप्यूटर शिक्षक को नियुक्त किया जाए, बुलाया जाए। कार्यसूची, अब जैसे कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं कार्यसूची व कार्यवृत्त पर, है ना। कार्यसूची और कार्यवृत्त पर। कार्यसूची, अब इसको हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं। जैसे प्रत्येक स्कूल, कॉलेज और कार्यालय आदि में तरह तरह के कार्य किए जाते हैं, समस्या सुलझाई जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, वो नई योजनाएं बनाई जाती है। इन विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक समितियां बनाई जाती है। क्या की जाती है? अनेक समितियां बनाई जाती है, जो अलग अलग स्तरों पर अपनी सभाएं करती हैं। इन समितियों के सदस्य निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर मिलते हैं और विषय के प्रत्येक पक्ष पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। किसे गंभीरतापूर्वक ही चर्चा करेंगे कि जो समितियां बनाई जा रही हैं कि उनका कार्य क्या है, कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें करनी है ना। अब कार्यसूची वाला हम ये पढ़ लेते हैं। कार्यसूची, है ना। कार्यसूची किसी भी सभा की कार्यवाही का लिखित, अब कार्यसूची का क्या, किसी भी जो काम हो रहा है कार्यवाही का लिखित क्रमबद्ध से
वर्णन होता है। कार्यसूची द्वारा बैठक में चर्चाओं के लिए निर्धारित विषय की आगामी जानकारी दी जाती है। इस बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। निर्धारित विषयों पर संबंधित कार्यसूची सदस्य के पास अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए ताकि वह बैठक में पूरी तरह से आ सके। जब कभी सभा आरंभ होता है तब सचिव का संयोजन द्वारा विचार योग्य बातों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। अतः कार्यसूची मीटिंग में ये पूर्व बनाई जाती है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा और समझ में आएगी कार्यसूची का क्या कार्य है और वहाँ पर कैसे चीज़ें चलती हैं। सो आई होप गाइस कि तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एग्ज़ाम में आता है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और लिख सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब है। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ ले, अभी चीज़ों को अगर समझ जाएगा तो एग्ज़ाम में शांति से आराम से वो कर पाएगा। और आप ये वीडियो शांति से भी अगर देखेंगे दोनों कान में अपने हेडफोन लगा कर या लीड लगा कर, तो मेरा काम सिर्फ समझाने का, आपका बैठ कर सिर्फ सुनने का। अगर आप चीज़ें यहाँ पर सुन भी लोगे तो आप इतना समझ जाओगे कि एग्ज़ाम में सारी चीज़ें लिखकर आप आ सकते हो, है ना। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी भेज दो जिनको ज़रूरत है, मे बी जो अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं। इस वीडियो के द्वारा वो एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें करके आ सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं, कार्यसूची की विशेषताएं करते हैं। ठीक है, कार्यसूची की क्या क्या विशेषताएं। कार्यसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्लेख होना चाहिए कि सभा में किन बिंदुओं पर चर्चा की जाए। अब कार्यसूची की विशेषता क्या है कि सभा में जो भी सभा में चीज़ें हो रही है उनके बिंदु जो क्या मेन चीज़ें उनको पता होना चाहिए। साथ ही समय और क्या तिथि और स्थान का, अध्यक्ष का नाम, उपस्थित व्यक्ति के नाम और उनकी संख्या का उल्लेख प्रारंभ में करना होता है, शुरू में करनी होती है सारी चीज़ें। समय स्थान स्थिति, अध्यक्ष का नाम, उपस्थिति, व्यक्ति नाम और उनकी संख्या का उल्लेख प्रारंभ में क्या होना चाहिए। विचारणीय विशेषता का क्रमानुसार स्पष्ट व सरल भाषा में लिखित होना चाहिए, है ना। सरल भाषा में कि बाकी लोग जो भी हैं, अध्यक्ष जो लोग हैं वो समझ सकें इन चीज़ों को। अब कार्यसूची का उपयोग क्या है? इसका देखो, सभा का समय अनावश्यक रूप से खराब नहीं होता। अब जो टाइम निर्धारित किया गया है वो टाइम खराब ना हो या उसकी वजह कुछ दिक्कत ना आ जाए, तो कार्यसूची का उपयोग इस कार्य में किया जाता है कि सदस्य केवल उन्हीं विषयों पर विचार व विमर्श करते हैं जो कार्यसूची में तय किए गए हैं। कार्यसूची में जो भी चीज़ तय की गई है उन चीज़ों पर विचार व विमर्श किया जाता है। सदस्यों का विषय भटकाव नहीं होता, मतलब जो विषय है वो भटकाव नहीं होता कि चीज़ से भटक जाए। अब कार्यवृत्त हम देखते हैं। कार्यवृत्त क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसे कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। जब किसी बैठक की कार्यवाही समाप्त हो जाती है तब संयोजक या सचिव उसके प्रारूप को लिखित रूप में तैयार करता है। इसे कार्यवृत्त कहते हैं। कार्यवृत्त किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की कार्यवाही समाप्त हो जाती है तब संयोजक या सचिव उसके प्रारूप को लिखित रूप से तैयार करता है तो कार्यवृत्त कहलाता है ना। और कार्यवृत्त और उन सब का विवरण कार्यवृत्त दिया जाता है। कार्यवृत्त का निर्माण मीटिंग के दौरान या बाद में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्यवृत्त की हम विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, कार्यवृत्त की क्या क्या विशेषताएं हैं? अरे ऊपर आ गया, हाँ ये रहा। कार्यवृत्त की विशेषताएं, ये संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल भाषा में होना चाहिए। मीटिंग में रखे गए प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा दर्ज की गई सहमति व असहमति पूरा विवरण कार्यवृत्त में लिखा जाना चाहिए। कार्यवृत्त में पहले तो भाषा आपकी सरल हो, भाषा क्या हो? सरल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी मीटिंग में बातें चल रही हैं सदस्यों के बीच, चाहे वो सहमति हो या असहमति हो, उन सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए इसमें, कार्यवृत्त में। ओके, नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न हम इसके देख लेते हैं, क्या क्या अभ्यास प्रश्न इसमें आ सकते हैं। पहले कि संगम विहार में निवासी कल्याण संघ RWA ने युवा के एक दल को स्वतंत्र दिवस के समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी दी। ठीक है, हिमांशु की ओर से संयोजक की भूमिका का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के लिए कार्यसूची बनाई है। क्या करना है? कार्यसूची बनाना है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर किस तरीके से होगा। ठीक है, आंसर डिस्कस करते हैं। उत्तर संगम विहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु प्रबंध दल समिति बैठक के लिए कार्यसूची। अब कार्यसूची में देखो क्या क्या चीज़ होंगी। बैठक का तिथि, सबसे पहले इसमें
तिथि डेट, क्या ये डेट, उसके बाद समय एंड स्थान समुदाय भवन संगम विहार, है ना। अध्यक्ष, अध्यक्ष का आप नाम लिख सकते हो, प्रधान जो भी है ना। संगम विहार समिति कल्याण, और सदस्य युवा दल, है ना। नीचे देखते हैं सदस्यों का स्वागत, सदस्यों का स्वागत, स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजन करने वाले विचार विमर्श, ध्वजारोहण स्थान, बैठक व्यवस्था, देशभक्त संस्कृति कार्यक्रम व जलपान व्यवस्था के लिए समितियों का गठन पर खर्च, है ना, जलयापन, और मुख्य अतिथि के नाम पर विचार, पुरस्कार व समिति चिन्हित व्यय पर विचार व विमर्श। और इसका ये रहेगा पुरस्कार के लिए भी ना चिन्हित किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति, किसी भी अन्य विषय पर विचार विमर्श, है ना। अब इसका लास्ट है धन्यवाद ज्ञापन, जिसमें हस्ताक्षर अध्यक्ष और संयोजक का नाम एंड स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रबंध दल समिति, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से इसको लिखना है, कवर अप करना है। ओके, अब नीचे चलते हैं हम औपचारिक पत्र पे। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। उद्देश्य एवं आवश्यकताएं, लिखित दस्तावेज का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, औपचारिक पत्र में। लिखित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। स्थायी और प्रमाण सिद्ध होती है। विश्वसनीयता होती है। अब नीचे चलते हैं हम, औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो हमारा औपचारिक जो है पत्र, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। औपचारिक भाषा, कैजुअल लैंग्वेज एंड मानक भाषा एवं शब्दों का प्रयोग, सटीक एवं सार्वभृत अभिव्यक्ति, भाव की अपेक्षा विचारों और तथ्यों का प्रयोग, शिष्टाचार का पालन। ओके, पत्र लेखन अंक विभाजन। अब हम करते हैं पत्र लेखन और अंक विभाजन। अरे ये रहा पत्र लेखन अंक विभाजन। प्रारूप क्या है इसका, प्रारूप किस तरीके से, प्रेषक का पता, दिनांक, प्रताक, पद एवं पता, विषय संबोधन, आभार कथन, प्रेषक का नाम और अंक। देखो किस तरीके से आपको इसको लिखना है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा और किस तरीके से इसको शुरू करना है। विषय वस्तु और प्रस्तुत 3 अंक का होगा ये, और भाषा अभिव्यक्ति की शुद्धता, सटीक शब्द और वर्तमान 1 अंक। आपको जो शब्द है वो सटीक और शुद्ध होना चाहिए, शब्द सटीक होना चाहिए। और नीचे हम इसको देखते हैं किस तरीके से आवेदन पत्र का प्रारूप है। देखो अब सबसे पहले इसका प्रारूप की हम अगर बात करें तो आवेदन जो पत्र है हमारा, इसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम जो है उसका नाम लिखा जाएगा एंड उसके बाद डेट, दिनांक लिखी जाएगी। फिर प्राप्तकर्ता यानी पाने वाले का पद एवं पता, ये चीज़ होना चाहिए। और विषय संकेत कि बात किसकी कर रहे हो, क्या संकेत देना चाहते हो, विषय संकेत क्या है आपका। संबोधन पत्र का क्लेवर, संपादन, हस्ताक्षर, ठीक है। और 5वां है इसका संबोधन होना चाहिए, पत्र का क्लेवर, विवरण, समापन, निर्देशन, हस्ताक्षर व नाम और सांगलन, ठीक है। नियुक्ति आवेदन पत्र, अब किसी चीज़ की अगर नियुक्ति की जा रही है या बात की जा रही है तो नियुक्ति आवेदन पत्र, अरे यार क्या हो जाता है, नियुक्ति आवेदन पत्र की हम बात कर रहे हैं, है ना। पद पाने के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। नियुक्ता आवेदन पत्र प्रारूप, आप सबसे पहले अपना पता यानी प्रेषक का पता, दिनांक, प्रति और प्रधानाचार्य प्रबंध जो भी आप इधर लिखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, है ना। और विषय क्या है आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये भी महोदय, है ना। और इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार कि दैनिक जागरण में दिनांक, जो डेट है, डेट इधर लिख देना, जो डेट आएगा हमारा, को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपका जो विज्ञापन है उसमें जो वो चीज़ है विज्ञापन में जो ये नियुक्त होना चाहता है। जैसे सपोज़ करो कि कोई विज्ञापन है, कोई आपने न्यूज़पेपर देखा, उसमें किसी चीज़ की डिमांड है, उसमें सबसे पहले आप इधर डेट लिखोगे, देन उसके बाद आपका पता लिखोगे, है ना। और उसके बाद जो चीज़ आपका जो वो है पत्र, जिस चीज़ पे वो आया, एडवर्टीज़ आया, वो लिखना है। देन उसके बाद जो चीज़ है जो आपको नियुक्त जिस चीज़ के लिए होना है उसका पद लिखना है। फिर मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ कि मैं इसका क्या हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, इसको करता हूँ या करती हूँ जो भी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि
आशा है कि आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव और विवरण सहित अपनी स्वीकृत संकलन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सो इस टाइप से हमारा ये होगा। और इधर आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि आपको लिखना ही है। भाव दिए काका काका जो चीज़ें लें संकलन और शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, पासपोर्ट आकार फ़ोटो, ये सारी वो चीज़ें होती है जो ये सिर्फ आपको लिखना है। अब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें चिपका कर आ जाओ, ये सिर्फ आपको लिखना है, चिपका के नहीं आनी चीज़ें। जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, कहीं आप चिपका कर आ जाओ, ठीक है। स्वतंत्र लेखन, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र लेखन मीन्स बायोडाटा, जो बायोडाटा शायद होता है, हाँ वही। समरणीय बिंदु क्या है इसमें? स्वतंत्र से अभिप्राय अपने विवरण से है, अपना विवरण कि आप क्या हो, आपके बारे में क्या चीज़ें हैं, आप क्या लोगों को बता सकते हो अपने बारे में। ये एक बना बनाया प्रारूप होता है। क्या होता है? बना बनाया प्रारूप है, जिसे विज्ञापन के प्रचित्र में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। नौकरी के संदर्भ में स्वतंत्र की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधित्व से की जाती है। अभिप्राय ये है कि स्वतंत्र का रूप उसे प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणाएं उत्पन्न करता है ना। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वतंत्र निर्माण की कला में निपुणता की आवश्यकता है। 5 पढ़ लेते हैं, 5वां इसमें यह है, स्वतंत्र में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। स्वतंत्र में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति जिसका केंद्र रखकर सूचनाएं संकलित की जाती है, दूसरा पक्ष नियोजन का है। नीचे चलते हैं। इसमें स्वतंत्र में ईमानदारी होना चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, अपनी व्यक्तित्व ज्ञान और अनुभव के सबल पहलू पर जोर देना चाहिए। स्वतंत्र का आकार अति संक्षिप्त अथवा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बारे में लिख रहे हो तो ज़्यादा लंबा बड़ा चढ़ा कर तो आप चीज़ें लिखोगे नहीं कि सामने वाले को फेक लगे, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। स्वतंत्रता साफ सुथरे ढंग से और टंकित या कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुंदर लेखन में होना चाहिए। स्वतंत्र में सूचनाएं होनी चाहिए, अनुशासित क्रम में उसको लिखना चाहिए, और तथा व्यक्ति का परिचय और शैक्षिक योग्यता के बारे में और अनुभव प्रेक्षण उपलब्धियां जो होती हैं उन सबको डिफाइन करना है, गतिविधियां लिखनी है, इत्यादि चीज़ें आप कर सकते हो। परिचय का नाम, क्या नाम है, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है ना। अब शैक्षिक योग्यता, क्या क्या आपने अचीव किया, क्या प्राप्त किया। शैक्षिक योग्यता में विद्यालय का नाम और जहाँ से बोर्ड दिया है उस विद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष कब दिया है, प्राप्तांक, प्रतिशत और तथा श्रेणी का उल्लेख करना आवश्यक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें बताई गई हैं, जो अभी मैं इतनी देर से ऊपर पढ़ रहा था। आपको, मेरे को पता है बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसका आप एग्जाम्पल देखो जिसमें आपको थोड़ा मज़ा आएगा। स्वतंत्र, खुद के बारे में सूचना और सिलसिलेवार संकलन जो आप ब्यौरा दे सकते हो, लिख सकते हो। स्ववृत्त का प्रारूप, है ना, आप अपना नाम लिखो, का जो भी आपका नाम है। पति गलती हो गया, पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि, स्थायी पता जहाँ पर आप रह रहे हो अभी, और शैक्षिक योग्यताएं। अब जो मैंने अभी इतना लंबा ऊपर ये पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करोगे। जो 4-5 इधर पॉइंट्स है ना, जो फॉर्मेट है इसका आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको लिखना है। ऊपर पढ़ने में बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन इधर फॉर्मेट में देखोगे तो आप आराम से इसको फॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। अब शैक्षिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यताएँ 10वीं क्लास, स्कूल का नाम लिखो, 12वीं क्लास सेम, स्नातक, अब जब कॉलेज में हो तो कौन से कॉलेज में हो, DU में या किस में, अन्य डैश उसके आगे जो भी है, किस वर्ष में किया है, 2005, 10 जिसमें भी है वो, और प्रतिशत 100%, 90%, कितने परसेंट, समझ में तो आ रहा होगा देखकर। अब व्यवसायिक योग्यता है, फाइनेंशियली। कार्य अनुभव, क्या आपके पास क्या कहते हैं इसको, टैलेंट स्किल है। जो अनुभव जो पहले से जो आपने कुछ कार्य किया है उसका अनुभव क्या है आपके पास। कार्य रुचि या भाषा ज्ञान, संपर्क 2 व्यक्ति
संपर्क दो व्यक्ति, इसमें आपको उन लोगों का प्रेफरेंस लेना जो पहले से कुछ कर रखे हो, है ना। दिनांक और हस्ताक्षर। अब चलते हैं हम अगले पे, नेक्स्ट पे। सो SL पब्लिक स्कूल में TGT, ये रहा, ये भी उसी प्रकार का है। SL पब्लिक स्कूल में TGT हिंदी के पद की रिक्त है ना। विज्ञापन के अनुसार यानी योग्यता के विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। अब क्या है, एक AL पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे TGT जो हिंदी है, हिंदी के लिए पद खाली है टीचर के लिए, है ना। अब क्या करना है, वहाँ पर जो टीचर है, वहाँ का प्रधानाचार्य है, उनको एक आवेदन पत्र लिखना है। किस तरीके से, परीक्षा भवन, नई जो डेट है आप ये लिखो, पहले डेट आएगा, सॉरी यार ये डेट नहीं, ये एड्रेस, नई दिल्ली जहाँ रहते हो, एड्रेस, देन डेट, देन प्रति, और प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उनका आप नाम लिख सकते हो, एंड स्कूल का नाम, और जहाँ पर वो है उसका आप एड्रेस लिखो, रोहिणी जैसे यहाँ पर लिखा है दिल्ली। और विषय, सबसे मेन चीज़ होता है विषय। विषय अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट सकता है विषय पर। विषय लिखना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, विषय लिखना होता है। और इसको इंग्लिश हो या हिंदी दोनों में विषय और सब्जेक्ट लिखा जाता है, और इसको अंडरलाइन, इंग्लिश में तो खैर अंडरलाइन किया जाता है, आप इसमें भी कर सकते हो। और महोदय, आप उसके बारे में जिस चीज़ की आपको नीड है आप उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर लिखोगे। बढ़ा चढ़ाकर इन द सेंस जो जो चीज़ें वहाँ पर मांगी जा रही है वो सब चीज़ें आप फुलफिल करोगे। जैसे कि दैनिक जागरण में दिनांक 2 अगस्त 2024 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि SL पब्लिक स्कूल TGT के पद के लिए रिक्त खाली है, ठीक है। अब स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के प्रतिरूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको आवश्यक करता हूँ या करती हूँ कि यदि मुझे आप अवसर देंगे, यानी आप अगर मेरे को अवसर दे रहे हैं इसमें कि कार्य पूर्ण लगन से करूँगा, मैं इस कार्य को, टीचिंग के काम को, TGT का जो टीचर है इसको पूर्ण मैं लगन से इस काम को करूँगा, परिश्रम और निष्ठा में करूँगा। आशा है कि आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। अभी एक्सपेक्ट कर रहा है किससे, प्रिंसिपल से, कि आप क्या करेंगे, आवेदन पूर्व इस पर ध्यान देंगे, सोचेंगे। मैं शिक्षित योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण के सहित अपना स्वतंत्र संकलन कर रहा हूँ, मीन्स बायोडाटा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये क्या है, भवदीय, अब अपने बारे में जो लिखना है ना, जिनके और संकलन, शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, पासपोर्ट आकार फ़ोटो और खुद के बारे में, है ना। सेम चीज़, पासपोर्ट आकार फ़ोटो चिपका के नहीं आना, फिर से बता रहा हूँ। अब अगला है हमारा संपादक के नाम पत्र, है ना। संपादक के नाम पत्र अपने विचारों और दृष्टिकोण को समुदाय के साथ साझा करने के लिए उपयुक्त मंच है। समस्याओं के समाधान में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं, मीडिया को पत्र लिख रहे हैं, तो एक संपादक को लिख रहे हैं, तो एक मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई समस्या है, मान लो आपके एरिया में लाइट, बिजली नहीं आ रही, आप संपादक को अगर लिख रहे हो, और जब मीडिया जो हमारी होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील की अभिव्यक्ति। अब संपादक का पत्र किस तरीके से लिख सकते हो, देखो ये रहा। संपादक के नाम पत्र, अपना पता, डेट, संपादक जो भी जिसका भी चैनल का आप नाम देना चाहते हो, पत्र का नाम और पता, विषय क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय क्या है, किस लिए, महोदय, है ना। अब इस टाइप से इसको करना है। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार के पत्र के माध्यम से समाज के लोगों को, अधिकारियों का ध्यान, डैश का मतलब जो वहाँ पर आएगा, जो अभी प्रॉब्लम है, विषय है, के विषय में समस्या मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रथम अनुच्छेद अब सबसे पहले जब आपको लिखना है तो फॉर्मेट क्या देख लो, जब आप इसका बॉडी लिखोगे, बॉडी मीन्स ये जो बॉडी ऊपर जो मैंने अभी पढ़ा, सबसे पहले समस्या लिखना है, उसके सुझाव के बारे में बात करना है, फिर देन निष्कर्ष लिखना है, धन्यवाद, खत्म, भवदीय, काका गागा। ओके, आवेदन पत्र, एक सेकंड, हाँ, आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र हम करते हैं कि आप अमित कुमार हैं, ठीक है, सपोज करो कि आप अमित कुमार हैं। नव भारत टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन से आपको पता चलता है कि मानव संसाधन विभाग में मार्केटिंग और एग्जीक्यूटिव के कुछ पद खाली हैं। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए महाप्रबंधक
को आवेदन प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि आपने देखा नवभारत टाइम में क्या है, आपने देखा कि वहाँ पर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जो पद है ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो पद है वो खाली है, और आपको अपनी योग्यता दिखाते हुए वहाँ पर क्या करना है, एक विवरण लिखना है। अब किस तरीके से आप लिखोगे, ये देखो, ये फॉर्मेट आपको दिमाग में छाप लो इस चीज़ को। परीक्षा भवन सबसे पहले लिखो आप, एड्रेस, डेट, किस डेट को आपने देखा था, प्रति महाप्रतंभक महाप्रतंभक सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, महाप्रतंभक, मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल लिमिटेड, जो भी है। अब इसके बारे में आप लिखोगे सारी चीज़ें, जो इसका डाटा वाटा है जो दे रखा है उसमें, न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई। ओके, अब विषय क्या है, विषय जैसे कि आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, विषय लिखना है आपको क्या, कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र, है ना, किसके लिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन पत्र। अब महोदय, दिनांक 16 अप्रैल 2024 को दिल्ली के प्रकाशित नवभारत टाइम्स के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है ना, और मैं क्या हूँ, मैं अपना आवेदन दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ उस जॉब को पाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें आप बायोडाटा की तरह, ये मेरा सुचित्र इस आवेदन पत्र में निम्न भाग में वर्णित है। इसका अवलोकन करने पर आप ये पाएंगे कि इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूँ, है ना। उम्मीदवार कौन है, मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जैसे कि आपने सपोज किया कि मैं अमित हूँ और मैं इस पद के लिए बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। विज्ञापन में आपको द्वारा वर्णित सभी योग्यता व अर्हताओं को पूरा करता हूँ। मैं विवरण सहित अपना सुचित्र का संकलन करता हूँ। भवदीय अमित कुमार, संकलन, शैक्षिक और प्रतिलिपि, पासपोर्ट आकार फोटो। ओके, अब नीचे चलते हैं हम। अब आपको अपना सूत्र यानी बायोडाटा किस तरीके से लिखना है, नाम जैसे कि पता है अमित कुमार, पिता का नाम, माता का नाम, संपादक को पत्र, ये भी सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल जैसे आपको ऊपर दिया था सेम नीचे है ना। अब ये आवेदन पत्र था, ये संपादक को पत्र है, ठीक है, इसे भी हम कर लेते हैं। संपादक को पत्र, दिवेश शर्मा, ठीक है, दिवेश शर्मा दिल्ली की ओर से पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न में प्रदर्शित होने वाले अश्लील विज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा टेलीविज़न पे क्या होता है, अश्लील एड्स आते हैं कुछ, है ना, जो अश्लील विज्ञापन या एड्स आते हैं उनको रोकने के लिए जो देव शर्मा है ये क्या करेंगे, ये दैनिक समाचार को एक संपादक को एक पत्र लिखेंगे कि ये अश्लील एड है ये ना आए। देखो किस टाइप से फॉर्मेट, आप फिर से एक बार रिपीट कर लो, परीक्षा भवन जो भी है, अब डेट, सॉरी यार डेट बोल देता हूँ इसका मैं बराबर, ये है वहाँ की लोकेशन, देन उसके बाद है डेट, प्रति, संपादक नवभारत टाइम्स जो कि ये समाचार पत्र जो कि उसका नाम है बहादुर शाह जफ़र मार्ग, जो कि आपको ये लोकेशन आ जाएगा। देन उसके नीचे आपको जाना है विषय लिखना है, विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से कह दिया मैंने, अश्लील विज्ञापनों के संदर्भ में महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से अश्लील विज्ञापन की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर जनता से संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक वृद्धि हुई है, इस कारण व्यवसायिक में काफ़ी बड़ी है। कोई भी समाचार पत्र इस टेलीविज़न और चैनल में ऐसा नहीं दिखाया गया कि जहाँ पर अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा हो, जहाँ बिक्री को बढ़ाने के लिए अश्लीलता चित्र का खुला प्रयोग किया जा रहा है। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मॉडलों तथा फिल्मों, नायकों और चित्र दिखाए गए जिन्होंने देखकर आंखें शर्म से झुका ली। ओके, तो इस टाइप से आपको लिखनी है ये सारी चीज़ें, और लास्ट में आपको बायोडाटा देते समय इसको ख़त्म करना है, जैसे धन्यवाद महोदय देव शर्मा। ओके, पत्र लेखन, वी आर टॉकिंग अबाउट पत्र लेखन, लेटर राइटिंग जैसे इंग्लिश में कहते हैं, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखिए। उच्च माध्यम स्तर के विद्यार्थियों के लिए सैनिक शिक्षा का अनिवार्य करने का अनुरोध कीजिए। क्या कहा गया है, विद्यालय स्तर पर जो सैनिक शिक्षा का अनिवार्य किए जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए और अपने राज्य को शिक्षा सचिव के लिए उच्च माध्यम स्तर विद्यार्थियों के लिए सैनिक शिक्षा का अनिवार्य करने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, भवन, फॉर्मेट सेम है, भवन, परीक्षा भवन, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा लोकेशन, जो जगह स्थान, डेट है ना, दिनांक,
शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली। और मेन विषय हमारा क्या है यहाँ पर, मेन विषय क्या है, विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा के अनिवार्य करने के अनुरोध के संदर्भ में, महोदय के संदर्भ में। ओके, अब जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो, निवेदन ये है कि आज के आधुनिक युग में, आज के क्या मॉडर्न युग में, मॉडर्न एरा में, जहाँ चारों ओर मानव विकास चाहता है, वहाँ स्वयं सुविधा संपन्न भी बनाना चाहता है, जहाँ प्रकृति का हनन करके या कई नई वैज्ञानिक का खोज करके आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से होड़ लगी हुई है, जिससे परिणाम स्वरूप देश के आंतरिक और बाह्य सीमा पर रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका सामना हमें सैनिक को ही करना हो पड़ता है। देश के प्रति कर्तव्य बोध नागरिक में होना चाहिए, लेकिन जिससे विद्यार्थी में एक जिम्मेदारी की भावना आ जाए और वह सैनिक को त्याग बलिदान करके देश व प्रेम को समझ पाएंगे। देश में आए किसी भी संकटकालीन स्थिति से निपट पाना में सरकार व आम नागरिकों की सहायता करेंगे। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उच्च, मध्यम और स्तर पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के विषय में विचार करेंगे, जिससे देश की उच्च कोटि के देशभक्त व सैनिक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? जैसे कि गैस इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और जैसे कि ये हमारा लास्ट था पत्र लेखन, और ये वीडियो हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ऑलमोस्ट टॉपिक समझा दिए हैं और फॉर्मेट बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि मैंने शुरू से बिल्कुल रोक रोक कर एक एक चीज़ें समझाई हैं। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहे तो वीडियो के बीच में रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्ज़ाम आपका मे बी कल है, आज 19 तारीख है, 11th क्लास का कल एग्ज़ाम है। और वीडियो आप देख कर जाओ पूरी, और अपने उन दोस्तों को भी वीडियो भेज दो। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।